हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। कहानी अब तक क्या हम लोग जान चुके हैं, चलिए फिर से एक बार देखते हैं भारतीय जलवायु की कक्षाओं में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा है, अभी तक वो जो हम लोग एक चक्र बना के चल रहे थे, इस चक्र में हम लोग क्या कहाँ थे, हम लोग 15 मार्च से लेकर के हमने आरंभ किया था। हम पहुँचे थे कहाँ तक, 15 मार्च से 15 जून तक की चीज़ें। उसके बाद 15 मार्च से 15 जून, फिर 15 सितंबर और 15 दिसंबर, इस स्थिति में हमने बांट के रखा था। हमने इस क्षेत्र को हमने ग्रीष्म ऋतु के रूप में देख लिया था। हमने इस क्षेत्र को भी देख लिया था जो वर्षा ऋतु के रूप में हम जानते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक के बीच के ड्यूरेशन को क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब आप में से कुछ के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर हम तो ऋतुओं को कुछ अलग तरीके से जानते हैं। भाई हम ऋतुओं को किस तरीके से बांटते हैं? हम कहते हैं क्या बसंत ऋतु हम कहते हैं, है ना। हम कहते हैं ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा, फिर शरद, हेमंत और शिशिर, ठीक है। लेकिन ये जो हम लोग ऋतुएं जो जान रहे हैं, इन ऋतुओं के अनुसार हम अध्ययन नहीं करते हैं। भारतीय जलवायु के हिसाब से, भारतीय जलवायु के हिसाब से ऋतुओं को जो है हम लोग तीन तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। एक हम कहते हैं क्या ग्रीष्म ऋतु, सॉरी चार तरीके से देखते हैं। और दूसरा हम देखते हैं क्या शीत ऋतु। देखो, हम जब ये कक्षा स्टार्ट किए थे, भारतीय जलवायु को पढ़ना आरंभ किए थे, तब हमने चर्चा किया था कि बेसिकली भारत में दो ही प्रकार की ऋतुएं आपको देखने मिलेंगी, ग्रीष्म और शीत। लेकिन ये ग्रीष्म और शीत को भी हम लोग बांटते हैं। यह जो ग्रीष्म ऋतु है, इसमें शुष्क ग्रीष्म कहलाता है क्या ग्रीष्म ऋतु, और जो आर्द्र ग्रीष्म है इसी को ही हम कहते हैं क्या वर्षा ऋतु। आर्द्र ग्रीष्म जो है इसी को ही हम कहते हैं क्या वर्षा ऋतु। इसके बारे में हमने अध्ययन किया। और ये जो शीत ऋतु है इसको हम लोग दो रूपों में पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं शरद और दूसरा हम पढ़ते हैं शीत ऋतु। तो दोस्तों, मैं ये बतलाना चाह रहा हूं कि आज बारी है हमारी क्या शरद ऋतु की। इस चक्र में जब हम देखते हैं तो यही है क्या हमारी ग्रीष्म ऋतु, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया। और यह क्या है हमारी वर्षा ऋतु। आज हम लोग पढ़ेंगे शरद एवं शीत ऋतु के बारे में। शरद और शीत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा जो कार्यविधि, इनकी क्रियाविधि है, उनको ज़्यादा पढ़ रहे थे, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा हमको टाइम लगा। हम देखते हैं ये जो बसंत ऋतु है ना, बसंत ऋतु मतलब कि क्या देखते हैं हम लोग, ये मार्च अप्रैल की बात है, ये मार्च अप्रैल के समय की बात है ये, ठीक है। फिर ग्रीष्म अर्थात ये क्या है, मई जून की बात है। महसूस कीजिएगा जब आप जो भी चीज़ें फील करते हैं, ये जो है हमारे जुलाई से लेकर के कब अगस्त की बात है। इसके पश्चात में ये सितंबर और अक्टूबर की बात है, ठीक है। ये क्या है, ये नवंबर दिसंबर की बात है। और ये जो शिशिर हम कहते हैं यह है जनवरी और फरवरी की बात है। ये इन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं को हम लोग कैटेगराइज करते हैं कुछ यूं कि मार्च से लेकर के कंप्लीट जो जून तक का जो क्षेत्र है इसको हम लोग कहते हैं क्या ग्रीष्म। जुलाई से लेकर के पूरा लगभग अक्टूबर तक की चीज़ों को हम लोग कहते हैं क्या वर्षा, ठीक है। सॉरी, हाँ, ये जो क्षेत्र है ये किस में आ जाएगी, वर्षा में आ जाएगी। सितंबर तक की चीज़ों को हम लोग किस में ले लेते हैं, वर्षा में ले लेते हैं। अक्टूबर का जो महीना होता है, ये अक्टूबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं और लगभग स्टार्टिंग नवंबर का जो एंड होता है या दिसंबर का जो स्टार्टिंग होता है, इस पूरे ड्यूरेशन को हम लोग क्या है शरद ऋतु में लेते हैं। और जनवरी फरवरी को हम लोग लेते हैं किसमें, शीत ऋतु में लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, हम लोग इस तरीके से जो बांट के रखे हुए हैं, इसमें से ये जो शरद ऋतु है, इसमें जो है मानसून अब वापस लौटने वाला है। यहां पर हमने क्या देखा था, ग्रीष्म ऋतु में हमने देखा था, हम समझ चुके थे किस प्रकार से मानसून जो है भारत में प्रवेश करेगी। यहां पर हमने मानसून के आने को लेकर के, भारतीय जलवायु समझने के लिए मानसून के आने को लेकर दो संकल्पनाएं देखी थी, तापीय संकल्पना और क्या देखा था हमने, जेट स्ट्रीम परिकल्पना। अब देखिए पूरे के पूरे मानसून के आने के बाद में पूर्ण रूप से भारत में किस प्रकार से वर्षा होती है, इसको हमने 15 जून से 15 सितंबर तक की जो भी क्रियाविधि उसको हमने समझा था। हमने अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से वर्षा होती है उसको देखा था। और इसी के साथ हमने देखा था लास्ट क्लास में, ये हमने टॉपिक छेड़ भी दिया था कि अब जो है जब मानसून जो है ऊपर पहुंच चुका है,
है ना। तो ऊपर जब तक ये पहुंच चुका है, ये 15 जुलाई के आसपास तक राजस्थान के क्षेत्र में पहुंच चुका है, तो अब मानसून के लौटने की प्रक्रिया को भी हम जानेंगे। और यही है दोस्तों, टॉपिक डाल दीजिएगा आप लोग, शरद ऋतु के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अर्थात आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं? आज 15 सितंबर से लेकर के हम 15 दिसंबर तक की चीजों का अध्ययन करेंगे। वास्तव में शरद ऋतु 15 दिसंबर तक नहीं होती है, वो नवंबर लास्ट तक समाप्त हो जाती है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं 1 जून को मानसून आ जाता है, तो कायदे से 1 जून के बाद को हम लोग वर्षा ऋतु में लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग वो 15 जून तक का तिथि लेकर के अध्ययन के लिए, अपनी सुविधा के लिए ये करके रखे हैं। देखिए 15 सितंबर से 15 दिसंबर के बीच में क्या कुछ घटनाएं घटित होंगी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ओके, तो मॉनसून जहां पर पहले पहुंचा है ना, सॉरी, जहां पर अंतिम में पहुंचा है वहीं से मॉनसून का क्या होने वाला है? अब निवर्तन होने वाला है। लेकिन मॉनसून निवर्तन के साथ साथ यहां पर और क्या क्या घटनाएं घटने वाली हैं, इन सभी को हम लोग एक बार बिंदुवार समझ लेते हैं, क्या क्या चीजें यहां पर होंगी। तो होता यह है दोस्तों कि 15 सितंबर का जो तिथि है, अगर आपको याद आ रहा होगा तो हम सूर्य की आभासी किरणों का उत्तरायण और दक्षिणायन के बारे में हमने अध्ययन किया था। और उसी समय हम लोग पढ़ चुके थे कि यहां पर से जो है ये सितंबर मिड के बाद में जो सूर्य है वो दक्षिणायन की ओर जाएगी, और दिसंबर में क्या हो जाएगी, वो पूर्ण रूप से उसकी जो आभासी किरणें हैं वो दक्षिणायन होने लगेंगी। हम आभासी शब्द का प्रयोग करते हैं इसके लिए। तो पहली जो घटना घटित होगी वो तो यह है कि जो सूर्य की आभासी किरणें हैं, सूर्य की आभासी किरणें, तो सूर्य की आभासी किरणों का क्या होने वाला है? इनका होने वाला है किरणें, इनका होने वाला है क्या? दक्षिणायन। ठीक, मतलब अब ये उत्तरी गोलार्ध को छोड़ करके जाएंगी। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका प्रभाव यह पड़ता है दोस्तों कि ITCZ जो है हमारा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जो हम लोग देख रहे थे, ये जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है दोस्तों, ये क्या होता है? इसका भी स्थानांतरण क्या होने वाला है? दक्षिणायन होने वाला है। जाहिर सी बात है, जहां पर सूर्य के ताप ज्यादा होगा, जहां पर सौर्यिक ऊर्जा ज्यादा पड़ रही होगी, वहीं का तापमान ज्यादा बढ़ेगा। जहां का तापमान ज्यादा बढ़ेगा वहां पर क्या होगा? वहां पर लो प्रेशर बनता है, और हमेशा ये जो लो प्रेशर एरिया है वो सूर्य के दक्षिणायन या उत्तरायण के साथ में खिसकना चालू होंगी, है ना। इसकी क्रियाविधि हम लोग बहुत पहले अच्छे समझ चुके हैं, तो इसलिए अब मैं सीधे आपको ये बतला दूं कि ITCZ भी क्या होने लगेगा? दक्षिणायन होने लगेगा। तो आपको समझने में कोई बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होने वाली, ठीक है। तो इसका भी दक्षिणायन होगा, अर्थात जो वायुदाब, जो द्रोणी जो बन रही थी, निम्न वायुदाब की जो द्रोणी बन रही थी, वो द्रोणी अब नीचे की ओर जाने लगेगी। एक और घटना यहां पर घटित होती है, वो ये कि पश्चिमी उपोष्ण जो जेट स्ट्रीम है, पश्चिमी उपोष्ण जेट स्ट्रीम, ये भी दक्षिण की ओर अग्रसर होते हैं। दक्षिण की ओर प्रवाह, पश्चिमी उपोष्ण जेट स्ट्रीम का भी दक्षिण की ओर प्रवाह होता है। जेट स्ट्रीम क्या होता है, ये हम लोग जेट स्ट्रीम परिकल्पना समझते हुए समझ चुके थे। अब वहां पर हमने देखा था, वैसे तो जेट स्ट्रीम 4 प्रकार की होती है ना। जो दक्षिण में 60 डिग्री दक्षिण से ध्रुव की ओर जो जाते हैं वो एक जेट स्ट्रीम होती है, और दूसरा ध्रुवीय जेट स्ट्रीम भी होता है। लेकिन हमारे भारतीय जलवायु में 2 प्रकार के जेट स्ट्रीम हमारे लिए जो है काम के हैं। एक तो जिसको हमने अवास्तविक जेट स्ट्रीम के रूप में देखा था, पूर्वा जेट स्ट्रीम। उसी पूर्वा जेट स्ट्रीम की वजह से तो मानसून की क्रियाविधि आरंभ हुई थी। पामीर, जिसको कि क्या भारतीय मानसून का इंजन कहा जाता है, वहां से पूर्वा जेट स्ट्रीम की वजह से ही ये पूरा सिस्टम हम लोग अध्ययन किए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पश्चिमी जेट स्ट्रीम के बारे में, जिसको ये पूर्वा उष्ण जेट स्ट्रीम थी, और ये जो है ये उपोष्ण जेट स्ट्रीम है। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये क्या होता है और क्यों ये दक्षिण की ओर आ गया, इसके बारे में जानेंगे। ये 2 बिंदु हैं वर्तमान में हमारे पास चर्चा करने के लिए, जो कि शरद और शीत ऋतु दोनों में ही हमारे काम आएंगे। फिलहाल हम लोग ये जान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए कि ये जो पश्चिमी उपोष्ण जेट स्ट्रीम है उनका भी दक्षिण की ओर प्रवाह होगा। इन दोनों के परिणाम स्वरूप क्या मैंने बतलाया अभी कि यहां पर आभासी किरणें दक्षिणायन हो रही हैं, जिसकी वजह से ITCZ क्या हो गया? नीचे। ITCZ नीचे, अर्थात यह जो क्षेत्र है यहां का तापमान हो गया कम, और इसलिए यहां का दाब हो गया क्या? उच्च दाब वाला हो गया ये एरिया। अर्थात ये जो पूरा का पूरा जो पूर्वी उत्तर जो
उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी जो मैदानी इलाका है हमारा, संपूर्ण उत्तर भारत है, यहाँ की जो निम्न दाब की जो पेटी थी, जो द्रोणी थी, अब वह खिसकते हुए नीचे चली जाएगी। और निम्न दाब की द्रोणी जो है अगर खिसकते हुए नीचे चली जाएगी, इसका साफ मतलब है कि अब हिंद महासागर में क्या होने वाला है, हिंद महासागर का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तापमान देखिए कंपेरेटिवली बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ा फिर वाष्पीकरण होगा और वो ठंडा हो जाएगा, नहीं, अभी फिलहाल उतना नहीं। ये दक्षिणायन की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर 0 डिग्री है और सितंबर का महीना चल रहा है, तो सीधे सीधे लंबवत किरणें कहां पर है, विषुवत वृत्त में है, तो कंपेरेटिवली हिंद महासागर की तापमान अधिक है, अर्थात यहाँ पर का प्रेशर क्या है, लो है। और हमेशा हमें पता है कि क्या होता है, हमेशा हमें पता है कि जो पवनें हैं, पवनों की दिशा होती है हमेशा क्या, उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर। और यही कारण है कि 15 सितंबर के काल में हम देखेंगे कि वायु की जो गति है वो नीचे की ओर होने लगती है। ठीक है, वायु की जो गति है वो इस तरीके से नीचे की ओर आएगी, लेकिन उसकी दिशा और दशा क्या होगी वो हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, अब देखो यहां पर पहले हम लोग देख लें कि जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, क्या, मानसून का विवर्तन। ये जो मानसून का विवर्तन है इसको समझते हैं। मॉनसून का निवर्तन देखिए, तो हमने ये देखा सितंबर महीने में ITCZ नीचे खिसक रहा है। इसके वजह से क्या होता है कि 1 सितंबर के टाइम पे मॉनसून जो कि यहां पर है वो धीरे धीरे अब नीचे आनी आरंभ होती है और 15 सितंबर के आसपास तक यहां कहीं पर पहुंचती है। 15 सितंबर के टाइम पे यहां कहीं पर ये पहुंच चुकी है। ठीक, सितंबर माह के अंत तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो क्षेत्र है, मतलब गंगा का ये जो पश्चिमी हिस्सा का मैदान है, पूर्वी नहीं पश्चिमी हिस्सा का जो मैदान है, सितंबर माह के अंत तक यहां से जो है ITCZ अर्थात मानसून जो है, ITCZ के साथ साथ पूरा मानसून जो है अब नीचे आ चुका है। तो उत्तर भारत के मैदान से मानसून अब आ चुका है वापस कहां तक, ये जो हमारा क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, वहां धीरे से हम देखते हैं 15 सितंबर फिर पूरा सितंबर के अंत तक। और ये जो प्रक्रिया है 1 महीने बाद में हम ये पाते हैं कि 1 महीने तक लगभग ये मैं बात कर रहा हूं 15 अक्टूबर की, 15 अक्टूबर की जब हम बात करें तो पूरा का पूरा उत्तर का विशाल मैदान मानसून से साफ हो चुका है। साथ ही साथ में दक्षिण में भी प्रायद्वीपीय अधिकांश जो क्षेत्र हैं वो सबके सब मानसून से अब क्या है, अप्रभावित हैं, प्रभावित बिल्कुल नहीं है अब यहां से। तीसरी बात, ये जो मानसून जो वापस जो लौट रही है, इसका प्रभाव अब बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में ज्यादा है। और बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में हम देखते हैं, देखो यहां पर भी है लौटता हुआ मानसून का, यहां पर भी क्षेत्र है, परंतु ये क्या है, शुष्क क्षेत्र है। मानसून जाते जाते खूब वर्षा कराई, आते आते भी थोड़ी बहुत वर्षा कराई, अब वो शुष्क हो चुका है, तो यहां पर तो नमी नहीं है। परंतु ध्यान दीजिएगा 15 अक्टूबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में इसको दोबारा से क्या होता है, यहां से इसको आर्द्र पवनें मिलनी चालू हो जाती है, अर्थात अब इसमें फिर से नमी है। इस नमी का ही प्रभाव हम लोग को देखने मिलता है कि ये जो क्षेत्र है 15 नवंबर के आसपास में हम देखते हैं, ये जो क्षेत्र है यहां पर उत्तरी सरकार और रॉयल सीमा जो तट है और साथ ही साथ कोरोमंडल तट है, यहां पर नमी युक्त मानसून का क्या होता है, यहां पर प्रभाव देखने को मिलता है और यहां पर वर्षा होनी आरंभ होती है। इस वर्षा के बारे में हम लोग जानेंगे। और 15 दिसंबर के आसपास समझिए, 15 दिसंबर की मैं बात करूं तो केवल श्रीलंका के कुछ क्षेत्रों में अगर हम देखें तो मानसून का कुछ प्रभाव रहता है, वरन ये 15 दिसंबर तक जो है मानसून भारत को पूर्ण रूप से छोड़ करके जा चुकी होती है। हमने देखा था कि मानसून का आना कब हुआ था, मानसून का आना कब हुआ था, मानसून का प्रवेश हुआ था दोस्तों 1 जून को, हम ऐसा मान के चलते हैं। और मानसून जा कब रही है, वापसी इसका कब हो रहा है, निवर्तन कब हो रहा है इसका, तो इसकी वापसी हो रही है लगभग 15 दिसंबर के आसपास। हम ये मान लेते हैं कि लगभग 6 महीने तक दक्षिण में हमको मानसून दिखता है। जबकि उत्तर भारत की मैं बात करूं तो यहां पर हमने दिन तिथि लिखी थी क्या, 31 जुलाई की जब ये आता है, और 1 सितंबर को यहां से जाना चालू, मतलब कि लगभग 2 महीने कहां पर रहते हो, राजस्थान में। इसीलिए कहा जाता है, बिल्कुल ये लाइन को स्पष्ट रूप से लिखिएगा, ये आपको पूछा गया प्रश्न है कि भारत में मानसून का आवर्तकाल दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर कम होता जाता है। दक्षिण भारत में मानसून का आवर्तकाल ज्यादा है, अर्थात ज्यादा समय तक मानसून यहां रहा, आवर्तकाल मतलब उसका जो समय है कालावधि है, और उत्तर भारत में जाते जाएंगे तो उसका क्या है, कालावधि, उसकी आवर्तकाल कम होती जाएगी। ठीक है, सबसे कम कहां पर, ये राजस्थान के क्षेत्र में।
अब देखो ये तो हुआ क्या, मानसून किस तरीके से लौट रही है, लेकिन इन मानसून को किस किस प्रकार की पवनें प्रभावित कर रही हैं उसको पढ़ते हैं। तो यहां पर क्या होगा, अब देखिए ये जो पवनें जो नीचे की ओर आ रही हैं इनकी दिशा क्या है, कुछ इस तरीके से है, लेकिन फेरल के नियम के अनुसार जब ये नीचे की ओर आ रही होती हैं तो ये अपने क्या होंगी, उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा क्या होनी चाहिए, पवनों की दिशा वो अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसकी वजह से हमको एक चीज देखने को मिलता है कि जैसे जैसे ये नीचे की ओर आती हैं ये अपने क्या होती हैं, दाईं ओर मुड़ना आरंभ होती है। देखिएगा दाईं ओर इस तरीके से मुड़ेंगे, ये पवनें इस ओर मुड़ेंगी, और जब ये इस ओर ऐसे मुड़ती हैं तो इनको बंगाल की खाड़ी से पूर्ण रूप से क्या मिलती है, नमी मिलती है। बंगाल की खाड़ी से इनको क्या मिल जाती है, नमी मिल जाती है। ये रहा हमारा क्या, बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल से ये आर्द्रता लेते हुए, नमी लेते हुए ये जो पवनें हैं, ध्यान दीजिएगा, जिनको कि इस ओर ये जो आ रही हैं, है ना, ये जो पवनें हैं जो इस ओर आ रही हैं, अभी इनमें आर्द्रता नहीं थी, ये जब इस तरीके से आती हैं तो इन पवनों के पास में अब अच्छी खासी आर्द्रता होती है। और वो आर्द्रता कहां से आया भाई, वो आर्द्रता आया बंगाल की खाड़ी से। तो बंगाल की खाड़ी से ये जो पवनें हैं वो आर्द्रता लिए हुए होती हैं और ये इस तरीके से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में क्या कराती हैं, वर्षा कराती हैं। सर्वाधिक मात्रा में अगर हम बताएं तो अक्टूबर में ये जो है स्थापित हुई हैं कहां पर, बंगाल की खाड़ी में, और अक्टूबर के बाद से लेकर के नवंबर दिसंबर के महीने तक यहां पर ये जो पूरा का पूरा जो तटीय क्षेत्र है, अर्थात आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र, उत्तरी सरकार और रॉयल सीमा वाला, साथ ही साथ में तमिलनाडु में कोरोमंडल तट, इस संपूर्ण क्षेत्र में ये जो है क्या कराती है, वर्षा कराती है। ये वही काल है दोस्तों, ये मौसम को चलिए प्रैक्टिकली अब सोचते हैं तो ये सितंबर अक्टूबर के महीने में हम लोग कैसा महसूस कर रहे होते हैं और क्या क्या चीजें हम लोग देखते हैं। तो यहां से जब ये मानसून जो है वापस जाती है ना, तो मानसून के वापस जाने के कारण उत्तर भारत में, ये जो उत्तर भारत है यहां पर पूरा साफ क्या है, साफ आसमान, खिला खिला आसमान दिखता है, बादल नहीं होते हैं। बादल नहीं होने के कारण वैसे तो तापमान कम है क्योंकि सूर्य की जो ऊर्जा है वो दक्षिण में पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी आसमान साफ होने के कारण कंपैरेटिवली थोड़ी सी यहां पर हमको क्या है, यहां पर गर्मी का एहसास होता है। लेकिन हल्की गर्मी के साथ में प्रॉब्लम क्या रहता है, प्रॉब्लम यह है कि अभी जमीन गीला है, और जमीन गीला होने का मतलब आर्द्रता ज्यादा है। और यही काल है दोस्तों जब बरसात के ठीक बाद में हम लोग कैसा महसूस करते हैं, हमें आर्द्रता वाली गर्मी महसूस होती है, हम लोग एकदम चिपचिपा चिपचिपा वाला जो गर्मी महसूस करते हैं वो यही टाइम है। यही टाइम है, क्यों, खुला आसमान है, पवनें कम चल रही हैं और आर्द्र भूमि है, जिसकी वजह से हमको चिपचिपापन महसूस होता है। साथ ही साथ में ये वो समय है जब अचानक वर्षा भी होती है ना भाई। अभी आने वाला है अक्टूबर नवंबर के महीने में, आप सबके व्हाट्सएप स्टेटस में एक चीज आ जाता है, क्या चीज लिखते हैं आप लोग कि हे भगवान बता दे, तू ही कंफर्म कर दे कि स्वेटर निकालूं अलमारी से कि रेनकोट ही पहन के काम चलाना पड़ेगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, देखो समझो बात को, वो होने का भी एक विशेष कारण है। कारण क्या है कि अभी जब ये नीचे जा रही है ना, तो जब मानसून लौट रही है तो हमको धीरे धीरे ठंड का आभास तो होगा, आर्द्रता कारण चिपचिपी वाली गर्मी मिली, लेकिन जैसे ही नवंबर और दिसंबर का महीना लगता है, समझिएगा बात को, नवंबर दिसंबर का महीना लगता है तो उसके पश्चात में अब जो सौर्यिक ऊर्जा है, अर्थात सूर्य की जो आभासी किरणें हैं वो स्थापित हो चुकी है मकर रेखा में, अर्थात अब जो हमारा भारत है यहां पर शीत ऋतु आरंभ होने वाला है, तो हम ठंड महसूस करते हैं। लेकिन इसी काल में क्या होता है, इसी काल में ये जो पवनें हैं वो इस दिशा में मुड़ रही होती हैं, साथ ही साथ में यहां पर जो अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र है, इस अंडमान निकोबार के क्षेत्र में चक्रवात की उत्पत्ति आरंभ होती है। यहां पर चक्रवाती पवनें चलने लगती हैं, और ये जो चक्रवाती पवनें चलती हैं इसका भी कारण स्पष्ट है दोस्तों, बार बार यहां पर प्रेशर बेल्ट बदल रहा है। जब जब दाब की स्थिति बदल रही होती है तो दाब अगर बार बार बदलेगा, चक्रवात का सिंपल सा मतलब है जो मैं आपको बतलाया था कि अगर दो दिशाओं से पवनें आ रही हैं या अलग अलग प्रकार की जो वायुमंडलीय परिसंचरण है उसमें अगर परिवर्तन हो रहा है, अर्थात अगर कोई गर्म हवा है या ठंडी हवा है, या दो अलग अलग उच्च और निम्न दाब का ऐसा बेल्ट बन रहा है कि दो तरफ से पवनें आ रही हैं, तो वो आपस में क्या करने लगती हैं, वो चक्राकार आकृति में भ्रमण करने लगती है। इसी चक्राकार आकृति में भ्रमण करने को ही तो हम क्या कहते हैं, चक्रवात, वात अर्थात वायु। तो समझिएगा ये जो चक्रवात है, ये चक्रवाती पवनें क्या कराती हैं, इसी शरद ऋतु में 15 सितंबर से 15 दिसंबर के बीच यहां पर पूर्वी तटीय क्षेत्रों में वर्षा कराती है। तो पूर्वी तटीय क्षेत्रों में दो प्रकार की वर्षा हो रही है, एक तो लौटते हुए मानसून के कारण कहां पर, तमिलनाडु और रॉयल सीमा के क्षेत्रों में, लिखेगा ये शरद ऋतु में इस दौरान में क्या हो रही है, दो प्रकार की वर्षा। एक हमको देखने मिली कहां पर, कोरोमंडल तट और रॉयल सीमा तट पर
मानसून के निवर्तन के कारण वर्षा। दूसरी, संपूर्ण हमको पूर्वी तट में, मतलब कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी के तट में क्या होती है, हमको क्या देखने मिलता है, हमें ये चक्रवाती पवनों के कारण वर्षा हमको मिलती है। और ये जो वर्षण है आप पाएंगे कि छोटा नागपुर का पठार का क्षेत्र, दंडकारण्य का पठार का क्षेत्र, तेलंगाना पठार का क्षेत्र, इसमें ये जो चक्रवाती पवन है वो भी वर्षा कराती है। यही चीज मैं आपको बोला था स्टार्टिंग में जब हम लोग जलवायु पढ़ना आरंभ करे थे, तो ये वही टाइम है ना, दशहरा का टाइम, जब आपका क्या होने वाला है, आपका अच्छा खासा बना हुआ रावण क्या होने वाला है, भीग जाने वाला है। और रावण को भिगाने वाली वर्षा कौन है, ये है, वो मानसून नहीं है, मानसून गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ से मानसून गया, लेकिन अब ये जो चक्रवाती पवन है और लौटती मानसून वाली जो पवन है, ये मिक्स होकर के छत्तीसगढ़ में थोड़ी बहुत वर्षा कराती है। ठीक, तो शरद ऋतु में हमने ये सारी चीजें देखी। हमने क्या क्या देख लिया, ये दो प्रभाव हम देखेंगे, साथ ही साथ में हम देखेंगे यहाँ पर वर्षा किस प्रकार की होगी। तो वर्षा होने वाली इसमें दो प्रकार की, एक तमिलनाडु के क्षेत्र में, तमिल के क्षेत्र में हम लोग देखते हैं किसकी वजह से, रिट्रीट ऑफ मानसून की वजह से, रिट्रीट ऑफ मानसून की वजह से। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, और क्यों वर्षण होती है, तो पूरा का पूरा जो पूर्वी जो घाट है इसमें वर्षण होती है, चक्रवाती वर्षा होती है। और ये चक्रवाती वर्षा प्रायद्वीप के अंदरूनी हिस्सों में भी वर्षा कराती है। भाई आप लोग अलग अलग जो चक्रवात देखते हो, अभी लेटेस्ट में अम्फान आया हुआ था, और है ना, पूरा चक्रवात मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, ये मत सोचना कि चक्रवात बोल के ही मैंने छोड़ दिया। चक्रवात का अलग एक लेक्चर रहेगा जहां पर सिर्फ चक्रवात की उत्पत्ति, उसके चक्रवात के मृत्यु से संबंधित बातें, कौन कौन चक्रवात है वर्तमान में, क्या कौन कौन चक्रवात आए हैं, वो सारी चीजें मैं बतलाऊंगा। तो ये पूर्वी घाट में चक्रवाती पवनों के कारण क्या होती है, वर्षा होती है, ये चीज। यहां पर एक और शब्द हम महसूस करते हैं, एक और चीज जो है महसूस करते हैं, उसको एक शब्द दिया गया है, नाम दिया गया है। ये जो क्षेत्र है दोस्तों, यहां पर हम लोग एकदम चुभता हुआ सा गर्मी महसूस करते हैं, आर्द्रता युक्त गर्मी महसूस करते हैं। और ये जो आर्द्रता युक्त गर्मी है, इसे कहा जाता है कार्तिक मास की उष्मा, इसे कहा जाता है कार्तिक मास की उष्मा। अरे हिंदी नाम आप लोग को सबकी पता होगा, आप सब जानते होंगे कि ये कार्तिक का महीना चल रहा है ना अभी, हम लोग जब हिंदी माह से कैलेंडर से मैच करते हैं, तो कार्तिक के महीने में क्या है, अश्विन कार्तिक के महीने में यहाँ पर हम लोग को एकदम आर्द्रता युक्त गर्मी महसूस होती है, इसको इसीलिए कार्तिक मास की उष्मा कहते हैं। तो शरद ऋतु में 15 सितंबर से 15 दिसंबर के बीच में इतनी सारी प्रक्रियाएं हैं जो हम लोग महसूस करते हैं, और उनके कारण आपको समझ में आ रहे हैं। मैंने अभी जेट स्ट्रीम नहीं बतलाया है पूर्ण तरह से, फिर बतलाता हूं। देखो 15 दिसंबर के बाद में क्या होगा, 15 दिसंबर के बाद में ये जो जेट स्ट्रीम है इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। अभी तो हमने बस कह दिया कि दक्षिण की ओर इसका प्रवाह हो रहा है, दक्षिण की ओर कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, चलिए आइए देखते हैं। तो 15 सितंबर से 15 दिसंबर का चीज आपको क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, है ना। किसी कोई डाउट होगा तो बिल्कुल व्हाट्सअप करके पूछ लेना आप लोग। मानसून का निवर्तन भी समझ में आ गया होगा, तिथि के अनुसार भी आप समझ चुके हो कि कब तक जो है भारत से मानसून गायब। अब चूंकि भारत से मानसून जा चुका है, लेकिन आप पाएंगे कि सितंबर अक्टूबर के बाद भी, है ना, सितंबर अक्टूबर नवंबर में जो मैंने प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में वर्षा कहा, मैंने अभी यह नहीं बतलाया है कि ठंड के दिनों में अर्थात दिसंबर के महीने में दिल्ली में क्यों वर्षा हो जाती है, पंजाब में क्यों वर्षा होती है। इस संबंध में अब हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, इस संबंध में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। देखो टॉपिक डाल दीजिएगा। अब हम लोग वास्तव में शीत ऋतु पढ़ने वाले हैं, ठीक है। शीत को भी दो भाग में हमने बांटा था, तो वास्तव में अब हम लोग शीत ऋतु के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं 15 दिसंबर से लेकर के 15 मार्च तक की चीजों को, और हमारा अब चक्र जो है अब पूर्ण हुआ। 15 मार्च से ही हमने पढ़ना आरंभ किया था, तो 15 मार्च तक अब हम लोग वापस पहुंचने वाले हैं, ठीक है। चक्र पूर्ण होने वाला है, बधाई हो इसके लिए। भारत का एक मैप बना लीजिए, बहुत चलिए देखते हैं हम लोग। देखो ये जो 15 दिसंबर से 15 मार्च का जो महीना है, इस दौरान मुख्य रूप से हमें जो उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम है उसी के बारे में पढ़ना आवश्यक है, ठीक है। इसके संबंध में इस दौरान में क्या कुछ घटनाएं घटती हैं, ये अगर हम लोग जान लें उतना काफी है। मैंने कहा यह शीत ऋतु है। देखिए ये जो शीत ऋतु शब्द मैं जो बोल रहा हूं, या हम लोग जितना भी ऋतुएं जो बांट के रखे हैं, वास्तव में भारत के अलग अलग क्षेत्रों में
अलग अलग प्रकार के हमको मौसम या ऋतुएं देखने को मिलती हैं। एक एग्जांपल आपको देता हूं मैं, ये जो शीत ऋतु हम कह रहे हैं ना, शीत ऋतु में आपको महसूस हो रहा होगा पूरा भारत में क्या है, जाड़ा पड़ रहा होगा, ठंड पड़ रहा होगा कंपेरेटिवली। ओके, तो ये चीज जो है ये उत्तर भारत के लोग जो है महसूस कर पाते हैं वास्तव में कि भाई मार्च अप्रैल के महीना में क्या हो रहा है, भयंकर गर्मी है और लू चल रहा है। शीत ऋतु में क्या है, शीत लहरें चल रही हैं और टेम्परेचर कई कई बार तो राजस्थान पंजाब के क्षेत्र में 0 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। ये सब महसूस कहाँ हो रहा है, उत्तर भारत में। जिस समय जनवरी के महीने में जिस समय हम लोग ये देखते हैं कि यहां पर बहुत कम टेम्परेचर है, 5 डिग्री 4 डिग्री 10 डिग्री, उसी समय तिरुवनंतपुरम में दोस्तों 31-32 डिग्री सेल्सियस का क्या है, मेजर किया जाता है तापमान। जबकि तिरुवनंतपुरम में जो जून का महीना है, जून के महीने में हमको ये देखने मिलता है कि यहाँ का मैक्सिमम तापमान 27-28 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बड़ा अजीब सा जो है भारतीय मानसून में परिवर्तन हमको देखने मिलता है। कि शीत ऋतु की मैं बात कर रहा हूं तो शीत ऋतु में तिरुवनंतपुरम में जो है टेम्परेचर कई बार 31 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पर मेजर किया गया। तो हमको वास्तव में ना इसके पूरे सिद्धांत को समझना है, ऐसा क्यों हुआ। ये हमने स्टार्टिंग में जो है पढ़ लिया था। क्या हमने पढ़ा था कि स्थलाकृति समुद्र से जितनी ज्यादा दूर होगी, दैनिक तापांतर उतना अलग क्या होगा, उतना ज्यादा अधिक होता जाएगा। और दूसरी चीज, यहाँ के तापमान और यहाँ के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर देखने मिलेगा। वो किस कारण, एक तो समुद्र तल से दूरी के कारण, दूसरा समुद्र तल से ऊंचाई के कारण। तो उच्चावच के बारे में हम लोग देखे थे और हमने ये दूरी के बारे में। तो इसी का एक एग्जांपल मैं दे रहा था आपको, शीत ऋतु में हम लोग क्या महसूस करते हैं। देखिए, अब शीत ऋतु में हम लोग को पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है पछुआ पवनों के बारे में, पश्चिमी विक्षोभ के बारे में। पश्चिमी विक्षोभ किसके द्वारा लाया जाता है, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ ही आप लोग मुख्य रूप से टॉपिक डालिए, क्योंकि यहां से जो है मेंस में भी प्रश्न आता है और प्री में भी पश्चिमी विक्षोभ शब्द प्रयोग करते हुए आपको जो है पूछा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ वास्तव में पछुआ पवनों के द्वारा लाए जाते हैं। पछुआ पवनों के द्वारा लाए जाते हैं। ये जो है इनको लाने का कारक कौन है, इनको लाने का कारक है उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम, उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो ऐसा हम लोग कुछ समझ लेते हैं। एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताने के लिए कर रहा हूँ। ये यूरोप का जो हमारा क्षेत्र है और ये है क्या, हमारा अफ्रीका का क्षेत्र, और ज़्यादा नीचे है वास्तव में ये। तो यूरोप और अफ्रीका की स्थिति को समझने के लिए थोड़ा सा आप लोग मैप वगैरह देखते रहा करें, एटलस आप लोग साथ में रखें। तो यूरोप का ये जो क्षेत्र है दोस्तों, यूरोप का क्षेत्र क्या है, अभी ठंडा है। और ये जो अफ्रीका का क्षेत्र है ये क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। क्यों, सूर्यातप अभी नीचे है, सूर्यातप दक्षिण में है। ऊपर से आने वाली ठंडी पवनें और नीचे से जाने वाली जो गर्म पवनें हैं, ये दोनों ही पवनें क्या होती हैं, मिक्स होती है। याद कीजिए, आज से 2 लेक्चर पहले मैंने आपको बतलाया था कि कैसे डोसा बनाने वाले के पास आप जाते हो और जैसे ही वो क्या करता है, पानी के छींटे मारता है, वहां पर छन्नक आवाज के साथ में क्या होती है, वाष्प बननी चालू होती है। वहां पर गर्म और ठंडी पवनों का क्या होता है, मिश्रण होता है, पानी की बूंदें बनती हैं। वो जो पानी की बूंदें होती हैं, वो जो भाप होता है उसमें जो है उष्मा बहुत ज़्यादा होती है, और उसमें उष्मा ज़्यादा होती है इसलिए वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। आसपास की ठंडी पवनें उसमें भरने की कोशिश करती हैं और वो जो वहाँ पर आने का कोशिश करती हैं, तब वहाँ पर एक वाताग्र का निर्माण होता है। एक वाताग्र का निर्माण होता है और वो जिगजैग मोशन में जो है वो चलना चालू करती है। चारों दिशाओं से एक साथ पवनें उस बूंद के अंदर आने की कोशिश करती हैं, इसलिए चक्रवाती कंडीशन क्या होती है, वहां पर क्रिएट हो जाती है। अब देखो, यहां पर भी ठीक वैसा ही कुछ होगा। और जेट स्ट्रीम वास्तव में बनती कैसे है, ये इसका कॉन्सेप्ट ही यही है। जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट ही यही है कि वायुमंडलीय परिसंचरण में ताप और दाब के क्या होने के कारण, बार बार परिवर्तित होने के कारण यहां पर 2 अलग अलग प्रकार का ताप देखने मिल रहा है। और भाई अगर यहां पर ठंडा है, इसका मतलब यहां का प्रेशर क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है, सॉरी इसका प्रेशर क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। ये गर्म है, इसका मतलब इसका प्रेशर थोड़ा सा कम है। ये जो क्षेत्र है यहां पर क्या होता है, ये ठंडा और गर्म पवनों के मिलने के कारण यहां पर एक वाताग्र का निर्माण होता है। और ये जो वाताग्र है ये क्या होती है, सर्पिलेकार आकृति में फिर
सर्पिला आकृति बनाते हुए क्या होती है, ये चलना आरंभ करती है और इस तरीके से ये क्या करती है, मूव करना ये चालू करी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम। तो उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम, इसका निर्माण कहाँ हो रहा है, भूमध्य सागर के क्षेत्र में यूरोप के ठंडी एवं अफ्रीका के गर्म पवनों के कारण इनका मिश्रण होता है और मिश्रित होकर के क्या करती हैं, सर्पिलीकार आकृति में विसर्पण प्राप्त करते हुए क्या करती हैं, बहना चालू होती हैं। इनकी दिशा क्या होती है, ये जो है पश्चिमी से पूर्वी क्षेत्र की ओर बहना आरंभ होती है। ये जो है बहुत ऊंचाई पर होती है ना, 8-9 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। अच्छा अब ध्यान देना, मैंने आपको बताया था कि क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल कहते हैं। गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, वो 11-12 किलोमीटर तक चली जाती है। तो उस समय जो पूर्वा जेठ धाराएं थी, जो तिब्बत के पठार में बनी थी ना, पूर्वा जेठ धाराएं, ये पूर्वा जेठ धाराएं 10-12 किलोमीटर ऊपर चल रही थी, ठीक है। और नीचे में क्या चल रही थी, यहां से हम लोग देख रहे थे, यहां भारत में प्रवेश जो कर रही थी वो कौन सी पवनी थी, वो स्थानीय पवनी थी, है ना, वो स्थानीय पवनी थी, व्यापारिक पवनी थी, वो नीचे चल रही थी। अभी फिर से मैं ऊपर चलने वाली पवनों की बात कर रहा हूं, 10-12 किलोमीटर ऊपर चल रही है, ठीक है, 9-10 किलोमीटर, क्योंकि ठंड का टाइम है, तो ठंड के टाइम में क्षोभ मंडल की ऊंचाई थोड़ी कम रहती है, इसलिए तो इसको परिवर्तन मंडल कहते हैं। तो अभी ये 9-10 किलोमीटर की ऊंचाई पर चल रही है, लगभग 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये गति कर रही है, ठीक है। तो ये जो है, ये इस तरीके से जो है ये पवनें चल रही हैं। अब होता क्या है, ये जो पवनें है ना, ये 2 प्रकार से इसकी क्रियाविधि को हम लोग जानना है। सबसे पहली चीज तो ये कि ग्रीष्म काल में, अब देखो ये जो पश्चिमी जो जेट स्ट्रीम, इसी की बात कर रहा हूं मैं, तो जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, ये ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है ना, ये पामीर के पठार, ये चीन तिब्बत का जो इलाका है, इसके ऊपर चलती है। कब, ये ग्रीष्म में। लेकिन जैसे ही शीत ऋतु आती है, तो शीत ऋतु में ITC-Z के नीचे खिसक जाने के बाद में यही जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है ना, ये जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, वो हिमालय से टकरा करके 2 भागों में बढ़ जाती है। ये हिमालय से टकरा कर 2 भागों में बढ़ जाती है। इसका कुछ हिस्सा हिमालय के दक्षिण में और कुछ हिस्सा जो है इसके हिमालय के उत्तर में चली जाती है। तो ये जो उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम की कुछ धाराएं जो भारत में प्रवेश करती हैं, या सही शब्द कहना ये होगा, हिमालय के दक्षिण में जो आती हैं, इन्हीं को ही क्या कहा जाता है, इन्हीं को ही पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। यही वास्तव में पश्चिमी विक्षोभ है, ठीक है। ये चक्रवाती पश्चिमी विक्षोभ है। ये जो चक्रवात है, ये चक्रवात कहां पे निर्माण हुआ, तो बेसिकली ये चक्रवात निर्माण हुआ है भूमध्य सागर में। ये जो चक्रवात है भूमध्य सागर में निर्माण हुआ। आप जानते हैं कि ये किताबों में सीधे सीधे लिख दिया जाता है कि शीत ऋतु में चक्रवात के कारण वर्षा होती है। तो 2 प्रकार की चक्रवातों के कारण वर्षा होती है दोस्तों। एक चक्रवात तो वो है जो अंडमान चक्रवात, अंडमानी चक्रवात है, और ये जो अंडमानी चक्रवात है उसकी वजह से हमने पहले पढ़ा, शरद ऋतु में हमने पढ़ा कि यहाँ पर पूर्वी तट में वर्षा होती है। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं क्या, ये भूमध्य सागर में बनने वाला चक्रवात जो उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम के सहारे भारत तक पहुंच रही है, और उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम के द्वारा ही इन चक्रवातों को, इन पश्चिमी विक्षोभी चक्रवातों को भारत पहुंचाया जा रहा है। तो अब पश्चिमी विक्षोभ के रूप में वर्षा होगी। कहा जाता है, कई बार ऐसा लिख देते हैं कुछ लोग कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होगी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण नहीं, कारण यह है उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम के कारण पश्चिमी विक्षोभ के रूप में भारत में वर्षा होने वाली है। कब की बात है ये, तो ये बात है दोस्तों अब लगभग जनवरी की बात है, ठीक। तो जनवरी में क्या होता है, ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण में अच्छी खासी वर्षा होती है, और हम पाते हैं कि ये जो हमारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो क्षेत्र है, यहां पर में पश्चिमी विक्षोभ के कारण में वर्षा होती है। साथ ही साथ में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और जो उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में होती है क्या, हिमपात। इन क्षेत्रों में हिमपात होती है, जो कि सेब के फल के लिए बहुत बेहतरीन है, सेब के फल के लिए बहुत बेहतरीन है। और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ये जो है, ये गेहूं के फसल के लिए बहुत कारगर, बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होती है पश्चिमी विक्षोभ के रूप में जो वर्षा हो रही है। तो पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा भी हमको समझ में आ गई। बाकी पूरा का पूरा क्षेत्र हम लोग देखें तो पूरा का पूरा जो भारत है, विशेषकर उत्तर भारत है, यहाँ पर क्या होता है, तापमान यहाँ पर बहुत कम होता है। तापमान कम होने के कारण यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। और प्रेशर यहाँ हिंद महासागर में तापमान थोड़ा सा ज़्यादा है और प्रेशर यहाँ पर कम है, इसलिए बाकी हिस्सों में देखेंगे तो ये पवनें इसी ओर चल रही होती है, ठीक है।
पवनों की दिशा अगर आपको पूछे तो पवनों की दिशा आप ऐसे ही बताएंगे, लेकिन ये पवनों की दिशा में थोड़ा बहुत जो है अंतर देखने मिलता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं गंगा के मैदान के बारे में बात करूं, प्लेन है, पूरा प्लेन है, तो यहां पर जो पवनें है ना वो पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही होती है। लेकिन जैसे ही हम लोग इस क्षेत्र की बात करते हैं, यहाँ पर गारो खासी जयंतिया और बहुत सारी चोटियां हैं, तो इस वजह से ये जो पवनें है ना ये थोड़ी दक्षिण की ओर चलती है, ये जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने लगती है। यहां की मैं बात करूं तो ये भी क्या हो रही है, ये दक्षिण पश्चिम की ओर ये पवनें चल रही होती है। ठीक है, तो पवनों की दिशा कुछ ऐसी रहती है, ऊपर में वर्षा होती है, नीचे में जो है थोड़ी बहुत जो वर्षा होगी वो अंडमानी चक्रवात के कारण होगी, ऊपर में जो वर्षा होगी वो किसके कारण होगी, ये भूमध्य सागरीय चक्रवात के कारण होगी, अर्थात चक्रवाती पश्चिमी विक्षोभ के रूप में होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें कब हो रही हैं, 15 दिसंबर से 15 मार्च के समय में हमको देखने मिली। तो शीत ऋतु की क्रियाविधि में अगर हम लोग देखें तो अधिकांश भारत में वर्षा नहीं होती। अब यहां से पूर्ण रूप से आर्द्रता जा चुकी है, इसलिए शुष्क क्षेत्र रहता है, वर्षा नहीं होती। फिर भी पश्चिमी विक्षोभ के रूप में इन क्षेत्रों में वर्षा होती है, और ये क्षेत्र में गेहूं के लिए और सेब के फल के लिए ये जो है वर्षा और यहाँ पर होने वाले हिमपात बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। इसके अलावा चक्रवाती झंझावती पवनों के कारण तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में थोड़ी बहुत वर्षा देखने को मिलती है। तो ये रहा क्या हमारा 15 दिसंबर से 15 मार्च के टाइम का जो भी भारत की स्थिति है। और इन सभी स्थिति को पढ़ने के पश्चात में हम लोग भारत में कौन से क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है ये हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, कौन से क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है इस बारे में हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट से देखिए, अगर दोबारा से हम लोग देखेंगे जून में जब क्या हुआ था, मानसून आया था, से लेकर के कब कब कहां पर कैसी वर्षा हुई, तो हम ये पाते हैं कि ये जो पश्चिमी घाट वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये जो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है यहां पर बहुत ज्यादा वर्षा हुई थी। क्या हुई थी, यहां पर बहुत ज्यादा वर्षा हुई थी, पश्चिमी घाट के क्षेत्र में खूब वर्षा हुई थी। साथ ही साथ में हम पाते हैं कि ये जो गारो खासी जयंतिया वाला क्षेत्र है यहां पर खूब वर्षा होती है, बहुत तेज। साथ ही साथ में सुरमा घाटी में बहुत तेज वर्षा होती है, सुरमा घाटी के क्षेत्र में। इसके अलावा ये जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का जो क्षेत्र है इसमें जो है बहुत तेज खूब वर्षा होती है। इसको मैं कह सकता हूं कि ये जो है लगभग भारत में, ये जो मैंने डायग्राम में अभी बनाया है, ये 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है। अरे इसमें गारो खासी जयंतिया तो 1000 सेंटीमीटर से भी ऊपर वाली वर्षा वाली क्षेत्र है। इसके बाद हमको देखने को मिलता है कि ये जो बीच का क्षेत्र है, चूंकि शिलांग के पठार के पीछे का क्षेत्र है, छुपा हुआ क्षेत्र है, इसलिए थोड़ा सा कम है, ये इसलिए ही थोड़ा सा कम है। और यहां से लेकर के ये जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है दोस्तों, संपूर्ण भारत का हम लोग ये अध्ययन करें। अब देखो तमिलनाडु को भी मैं ले रहा हूं क्योंकि मैं पूर्ण रूप से पूरा वर्षा का कहां कहां पर कितना वर्षा हो रहा है इस बारे में चर्चा हम लोग कर रहे हैं ना। तो अगर ऐसे हम लोग चर्चा करें तो इस क्षेत्र, इन पूरे क्षेत्र में जो है लगभग देखा जाए, इस संपूर्ण क्षेत्र में अगर हम लोग देखें तो लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा यहां पर देखने को मिलती है। 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा यहां पर देखने को हमें मिलती है। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है, ये गुजरात का ये जो क्षेत्र है थोड़ा सा अच्छा, इस क्षेत्र में भी बहुत अच्छी खासी वर्षा होती है ना, यहां पर भी वर्षा अच्छी होती है। फिर हम लोग देखते हैं तो गुजरात का ये जो क्षेत्र है, ये ऊपर का जो क्षेत्र है, ये मालवा का पठार वाला क्षेत्र हो गया, और ये जो क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में थोड़ी सी कम लेकिन फिर भी अच्छी वर्षा यहां पर हमको देखने को मिलती है। इन सभी क्षेत्रों में हम ये मान लेते हैं कि लगभग यहां पर वर्षा कितनी हो रही है, ये हो रही है 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच की वर्षा होती है। ठीक, और इसके अलावा संपूर्ण भारत में हम ये देखते हैं कि राजस्थान का ये जो क्षेत्र है, साथ ही साथ में थोड़ा विदर्भ का ये जो क्षेत्र है, और लेह लद्दाख वाला ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हमको देखने को मिलती है। 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हमको देखने मिलती है। यदि आप इसी का अध्ययन करें तो जो सीजीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था उसका स्पष्ट रूप से आप उत्तर दे सकते हैं। क्या उत्तर दे सकते हैं कि जब हम लोग यहाँ पर ये जो क्या क्या हमने देखा था, पश्चिमी घाट वाली जो मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून की पश्चिमी घाट शाखा, ये दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पे क्या करती है, इसमें वर्षा कम होने लगता है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ओर जब ये पवनें पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही होती हैं तब वर्षा तेज होती है, लेकिन पश्चिमी घाट को पार करने के बाद में पश्चिम से पूर्व की ओर जाने में वर्षा कम होते जाती है, और विदर्भ के क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है।
हमने देखा था कि नर्मदा घाटी वाली जो क्षेत्र थी, तो यहाँ की जो पवरें हैं वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगी वर्षा कम होते जाएगा। वास्तविकता यही है कि आप समुद्र से जितना दूर जाएंगे, अब आपको नमी नहीं मिल रही है, तो नमी कम होते होते वर्षा कम होते जाती है। इसलिए यहाँ पर खूब वर्षा हुई, यहाँ पे थोड़ा कम हुआ, यहाँ से नमी कम होते होते ये सब क्षेत्र में क्या है, थोड़ी सी कम ही वर्षा होती है। अच्छा, एक और क्षेत्र है जहाँ पर कभी कभी 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा देखने मिलती, वो शिवालिक का गिरिपाद प्रदेश है। क्यों? क्योंकि फेरल के नियम के कारण ही यहाँ पर जो पवनें आ रही थी वो क्या है, थोड़ा सा दक्षिण की ओर मोड़ ले लेती है, तो अच्छी खासी यहाँ पर वर्षा देखने को मिलती है। ये संपूर्ण क्षेत्र हम लोग भारत को इस तरीके से बांटते हैं। तो अब हमने भारतीय जलवायु में 4 जो हमारी ऋतुएं हैं जो हमको पढ़ना था, बेसिकली 2 ऋतु, ग्रीष्म और शीत, लेकिन ग्रीष्म भी आर्द्र ग्रीष्म अर्थात वर्षा, और शीत को भी हमने 2 पार्ट में डाला था, एक तो कूल एंड विंटर। तो कूल मतलब कि क्या, शरद, तो हमने शरद को भी पढ़ लिया और शीत को भी पढ़ लिया। मानसून का लौटना क्या होता है हमने देखा, पश्चिमी विक्षोभ को हमने देखा, ठीक है। तो ये सारे शब्दावली से हम अब परिचित हैं। इसके अलावा एक और शब्द आता है, ठीक है, जितने भी शब्दावली हैं जो आपको जानना चाहिए, उसमें एक और शब्दावली है जो आपको अवश्य रूप से जानना चाहिए, वो है मानसून में विच्छेद। भाई मानसून का निवर्तन आपने देखा है, मानसून का बढ़ते हुए आपने देखा है, पश्चिमी विक्षोभ देखा है, एक शब्द होता है मानसून में विच्छेद। इसका क्या तात्पर्य है समझ लीजिए, ठीक है। मानसून में विच्छेद, समझना बात को। मानसून में विच्छेद का तात्पर्य है भाई पूरा का पूरा जो मानसून का काल जब भारत में चल रहा होता है, जाते हुए आते हुए भी, इस दौरान कभी कभी ऐसा हमको महसूस होता है कि मानसून हम तक पहुंचा तो, लेकिन उसके तुरंत बाद में वर्षा खत्म। कई बार ये हमको देखने मिलता है, कई बार ये हम लोग समझते हैं कि मई के महीने में जो झंझावती वर्षा जो हुई थी ना, वो ज्यादा थी, मानसून के आने से पहले ज्यादा वर्षा हुई थी। भाई मानसून आ गया लेकिन वर्षा नहीं हो रहा है। ऐसे शब्द आप लोग गांव के बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुने होंगे, अपने घर में इस प्रकार की चर्चा आपने सुनी होगी। उसका कारण समझिएगा, जब कभी भी दक्षिण पश्चिम मानसून जो भारत में प्रवेश करती है, इसमें जो है जब कभी भी चर्चा परिचर्चा करते वक्त आपको ये महसूस होगा कि झंझावती जो पवनें हैं या जो चक्रवातों का जो निर्माण हो रहा है, जो चक्रवातों का निर्माण दक्षिण से ये उत्तर की ओर आते वक्त हो रहा है, पूर्वी तटों में जो चक्रवात का निर्माण हो रहा है, जब भी ऐसे चक्रवातों में कमी आएगी, मैं वो झंझावट की बात नहीं कर रहा, वो चक्रवात जो तबाही लाता है उस चक्रवात की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ऐसे चक्रवात जो मानसून के सहायक होते हैं। तो जब भी ऐसे चक्रवातों में कमी आएगी, अर्थात यहां से पवनों में और इधर से आने वाले पवनों के गति में अगर कमी आएगी, तब जाकर के उत्तर भारत के विशाल मैदान में क्या होता है, तब 2-3 सप्ताह के लिए, 1 आध सप्ताह के लिए मानसून वर्षा में गैप आ जाता है। मानसून ने एक बार वर्षा करा दिया, फिर गति कम हो गई, चक्रवात नहीं बन पाया, इस वजह से क्या हो गया, यहां पर मानसूनी वर्षा हो नहीं रही है। 1-2 सप्ताह बाद में फिर से मानसून वर्षा होगी। तो ये जो गैपिंग जो आता है ना, उसी को कहा जाता है क्या, मानसून में विच्छेद। तो उत्तर भारत में तो इस कारण हुआ, राजस्थान में भी मानसून में क्या होता है, विच्छेद होता है, लेकिन राजस्थान में मानसून विच्छेद का कारण अलग है। यहां पर तो चक्रवाती वर्षा नहीं हो रही है ना, तो यहां पर क्यों होता है, तो यहां पर इसलिए होता है दोस्तों कि कई बार यहां पर राजस्थान का जो गर्म शुष्क माहौल है, वो मानसूनी जो पवनें, जो आर्द्रता युक्त पवनें हैं ना, उनको सीधे सीधे पार होने देती है, उनको रोकने का प्रयत्न नहीं करती। अगर अरावली में, गुरु शिखर के क्षेत्र में अगर थोड़ी बहुत पवनों को अगर ऊंचाई मिल रही है, अगर ऊंचाई में वो जा रही हैं, तो जब भी पवनें ऊंची जाएगी तो उनमें क्या होती है, सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है और वो वर्षण कराती है। लेकिन अगर वो पवनें ऊपर नहीं गई, सीधे सीधे निकल गई, तो क्या हो जाती है, कोई प्रकार की वर्षा नहीं होती है। तो राजस्थान में वर्षा नहीं होता है और उसको भी मानसून में विच्छेद कहते हैं। पश्चिमी घाट में देखिए, पश्चिमी घाट में खूब वर्षा होगी यदि ये जो है, जो पवनें हैं ना, वो आकर के 90 डिग्री में आगे पश्चिमी घाट से टकराएंगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है, देखो फेरल के नियम के अनुसार तो उनको हमेशा टकराना चाहिए, लेकिन कई बार स्थलाकृति कारण या किसी भी कारणवश कई बार इस तरीके से पवनें निकलनी चालू कर देती, ये ऐसे पवनें जानी चालू कर देती है। अगर पवन इस तरीके से गुजरनी चालू हुई, अर्थात कभी ये 2-4 दिन के लिए बस होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा बन जाएगा, नहीं, 2-4 दिन के लिए अचानक ऐसा कभी कभी स्थिति आ जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पश्चिमी घाट के समानांतर पवनें जाने के कारण मानसून में विच्छेद आता है। और मानसून का विच्छेद का अर्थ है क्या है, कुछ दिनों के लिए मानसूनी वर्षा में रुकावट। तो रुकावट के लिए खेद है, जहां भी आपको समझ में आए समझ जाना मानसून में विच्छेद है। तो यह है क्या, संपूर्ण मानसून। इसके अलावा भारतीय जलवायु में समझने के लिए संपूर्ण हमने चारों ऋतुओं को समझा और कहां कहां पर कैसी वर्षा होगी, कब गर्मी होगा, क्या होगा, ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। जलवायु के 90% प्रश्न अब आपसे बन जाएंगे। जो एक टॉपिक अभी जो रह गया है वो है चक्रवात।
क्या होता है चक्रवात। और पूरे भारतीय जलवायु में देखिए करंट अफेयर में हमको पता है, जब भी पीएससी का एग्जाम होता है तब तक 1-2 चक्रवात आ चुके होते हैं और प्रश्न वहां से उठाता है। तो ये पूरा का पूरा क्रियाविधि जानना एक तरफ, अब जो मैं बताने वाला हूं चक्रवात वो आपको बहुत अच्छे से समझना है। और दोस्तों करंट अफेयर में ये चीज बिल्कुल ऐड कीजिएगा भाई, हम लोग पहले आज तक पढ़ते आए हैं कि भारत के ये जो क्षेत्र है ना आसपास, जो ये पूरा दक्षिण एशियाई जो देश है, ये 8 देश मिल करके 8 ने 8 नाम दिए थे चक्रवात का नाम। जो जान रहे हैं मेरी बात को कनेक्ट कर पाएंगे, जो नहीं जान रहे हैं वो आज सुन लो भाई। जितने भी चक्रवात का नाम आप देखते हो ना, कभी हुदहुद है, तितली है, वायु है, अम्फान है, निसर्ग है, फोनी है, ऐसे जितने भी नाम आप गिनते रहते हो, कभी न्यूज में देखते रहते हो, वास्तव में अचानक से नाम नहीं आता है, ये नाम पहले से निर्धारित है। और ये जो निर्धारित किया गया था 8 8 64 नाम जो निर्धारित किया गया था, उसमें से अंतिम नाम था अम्फान, जो कि आ चुका। तो अम्फान के बाद क्या होगा सर? अम्फान के बाद नए 169 नेम्स जो है अब आपके समक्ष आ चुके हैं, ठीक है। तो जो 169 नेम है, 169 कैसे हो गया? तो पहले जो 8 देश थे ना, अब वो 13 देशों का समूह बन चुका है। 13 देशों ने 13 नाम दिए हैं। तो कल की कक्षा में हम लोग चक्रवात को समझेंगे, चक्रवात का बनना बिगड़ना, हम लोग निसर्ग और अम्फान जो अभी अभी लेटेस्ट में चक्रवात आया है उसका मैं किस तरीके से उसको पढ़ना है वो बताऊंगा। और आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि भविष्य के में जो भी चक्रवात आएगा उसको आप किस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल की क्लास में हम लोग चक्रवात पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास।